हेलो एवरीवन, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बेटा। मेरी वॉइस आ रही हो तो सभी लोग चैट सेशन में यस और नो बोलेंगे पर फटाक से। जल्दी से एक बार चैट सेशन में कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है बेटा। चलिए ओके, तो देन सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए आप लोगों के लिए। चलो एक बार फिर से मोहब्बत के ऊपर एक शायरी हो जाए, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो। एक शायरी हो जाए मोहब्बत के ऊपर, थोड़ी बड़ी सी हो जाए शायरी। यस और नो, जल्दी बताओ, प्यारी सी सभी के लिए। शायरी है कि भाई जब किसी की मोहब्बत में आप लोग तड़पे हो, ठीक है, तो किस तरह घुटने घिसे हैं मोहब्बत में, ये याद रखना। ठीक है, चीजों को याद रखे और अपने गोल को अचीव करना है। मोटिवेशन के लिए भी है कि किस तरह घिसे हैं घुटने मोहब्बत में, ये याद रखना। उसकी नजरों में कितनी बार गिरे हो, उसकी नजरों में कितनी बार गिरे हो, ये याद रखना। याद रखना किसी से प्यार करने का सिला था वो, कि याद रखना किसी से प्यार करने का सिला था वो, किसी पे मर मिटने की सजा थी। याद रखना किसी से प्यार करने का सिला था वो, किसी पे मर मिटने की सजा थी। पर आएगा, पर आएगा तेरी सफलता देखकर वो, एक दिन लौटकर जरूर आएगा। वह आएगा एक दिन रास्ता बदलकर तुमसे मिलने के लिए। उस दिन कहना यह रास्ता गलत है, उस दिन उससे कहना कि यह रास्ता गलत है, आगे से याद रखना। ठीक है, तो मौका एक बार दिया जाता है और चौका बार बार मारा जाता है। तो अब बेटा जिसने भी अगर जो तुम्हें मोहब्बत में छोड़ा है, तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की, उसकी मोहब्बत को पाने के लिए तुमने अपनी हर वो कोशिश की जो तुम कर सकते थे, पर उसने कदर नहीं की। मैं आपसे आज लिखकर बोल सकता हूं, अपने करियर पर ध्यान दो, एक दिन पलटकर वो जरूर आएगा और उस दिन आपको उससे बोलना है कि ये रास्ता गलत है और आगे से इस रास्ते पर कभी मत आना। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ यूनिट। स्टार्ट करते बेटा अपनी फोर्थ यूनिट, जिसके अंदर हमें 5 टर्म्स पढ़नी है। एक्सपेक्टोरेंट, एमेटिक्स, एस्ट्रिंजेंट, पॉइजन एंड एंटीडोट और हेमेटेरिक्स। इसके अंदर यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टोरेंट और एमेटिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। आपको एमेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट बेटा ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली यूज किए जाते हैं किसके केस में? जब खांसी के लिए, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, बेसिकली हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं कि हमारे क्या है, कफ को, जो हमारे ब्रोंक्यूज के अंदर, जो हमारे ब्रोंकाई है उसके अंदर जो हमारा क्या है, म्यूकस, जो स्पूटम के आकर के जम गया है, उसको वहां से रिमूव कराने का काम कौन करते हैं? एक्सपेक्टोरेंट करते हैं। बट एक्सपेक्टोरेंट की एक और चीज रहती है कि एक्सपेक्टोरेंट हमारे परमानेंट एक्शन नहीं शो करते, यानी कि क्या है, वो होम्योस्टेटिक एक्शन शो करते हैं। मतलब कैसे कि आपने एक बार एक्सपेक्टोरेंट दिया, वापस से भी दोबारा से आपका म्यूकस वहां पे डेवलप हो सकता है। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया हमारा किसका रहता है बेटा? एक्सपेक्टोरेंट का रहता है। एक्सपेक्टोरेंट के अंदर मेन एग्जांपल है आपका किसका? अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl का। तो देखिए एक्सपेक्टोरेंट क्या है? एन एक्सपेक्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ कफ मेडिसिन यूज्ड टू हेल्प क्लीन म्यूकस। किसमें से? हमारा एयरवेज में से। किसको? म्यूकस को क्लीन करने के लिए हमारा किसका यूज करते हैं हम लोग? एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं। यू मे टेक एन एक्सपेक्टोरेंट टू हेल्प रिवर्स कंजेशन इफ योर हैव कोल्ड और फ्लू। अगर जो आपको फ्लू हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो उसको क्या है, रिवर्स करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? हमारे एक्सपेक्टोरेंट का यूज करेंगे। एक्सपेक्टोरेंट अवेलेबल एज स्टैंडर्ड अलोन ड्रग एज एन इंग्रेडिएंट इन ऑल इन वन कोल्ड और फ्लू मेडिसिन। ऐसा नहीं है कि फ्लू के लिए कुछ अलग मेडिसिन लेनी है, कोल्ड के लिए कुछ अलग मेडिसिन लेनी है।
ऑल इन वन ड्रग के नाम से भी, मतलब कि क्या है, दोनों डिसीज के लिए एक ही ड्रग हमारी मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं। एक्सपेक्टोरेंट हमारे वो चीज होती है। ठीक है जी, बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के यूजेस की, तो हमारे क्या बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो गया है उसके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं। These type of infection include a common cold, bronchitis और हमारे क्या है फ्नोमिया, ये सब देखो, इसको क्या है, कोल्ड को याद रखना। कॉमनली हमारा क्या है सिम्टम्स क्या रहते हैं, कोल्ड होना, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट का यूज करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, जो म्यूकस जम गया है, जो इन्फेक्शन कोज कर रहा है हमारे किस में, एयर फेज में, उसको क्लीन करने का काम हमारा कौन करते हैं, थ्रोट और लंग्स में से म्यूकस को क्लीन करने का काम कौन करते हैं, हमारे एक्सपेक्टोरेंट करते हैं। You may develop a cough and your chest your hurts due to mucus accumulation। म्यूकस की वजह से क्या है, चेस्ट में, हार्ट में, है ना, थोड़ा सा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड किसी को अगर जो आपके फैमिली में हुआ होगा, फिर आपने कोविड के सिम्टम्स देखे होंगे, तो क्या देखा होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमा के पेशेंट को क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी कंडीशन क्या है, अस्थमा के पेशेंट के केस में भी क्या है, हमारे इनहेल किया जाता है चीजों को, उसे क्या करते हैं, इनहेल करते हैं ना, अस्थमा पंप से क्या होता है, वो तुरंत क्या है, एयरवेज को क्लीन कर देता है, जिससे क्या है, सांस लेने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक्सपेक्टोरेंट आर यूज्ड टू मेक कफिंग अप म्यूकस इजियर, है ना, वही सारी चीजें घुमा फिरा करके बार बार बोली गई हैं। ओके बेटा, आगे आ जाते हैं हमारे टाइप ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। दो टाइप रहते हैं, हमारा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हमारा पोटेशियम आयोडाइड। अमोनियम क्लोराइड हमारा क्या रहता है, NH4Cl, और पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या रहेगा, Ki रहेगा। ठीक है, अब देखो हमारा अमोनियम क्लोराइड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा एंटासिड के अंदर, आप लोग सेम एज इट इज वो ही लिख सकते हो। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, HCl से कैसे प्रिपेयर करेंगे हम लोग अमोनियम क्लोराइड को। देखो बेटा, हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे जी, हमारा अमोनिया रहेगा, किसके साथ में रिएक्शन करेगा, HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, एडिशन रिएक्शन होगी, यहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किससे, हमारा NaCl से। बेटा हमारा क्या रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, NaCl के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बन जाएगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और हमारा NaOH हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव आउट हो जाएगा। ये दो सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके किसके, बेसिकली अमोनियम क्लोराइड के। ओके, इसके बाद में हम क्या, अमोनियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बात आ जाती है हमारी किसकी, पोटेशियम आयोडाइड की। पोटेशियम आयोडाइड Ki क्या होता है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विच इज डिनोटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। पोटेशियम आयोडाइड क्या हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ki होता है। पोटेशियम आयोडाइड के पास में दो आयंस होते हैं, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। ठीक है, दो आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा क्या है, कलरलेस हमारा क्यूबिक क्रिस्टलाइन पाउडर है, हम क्यूबिक क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म है हमारा, जो कि हमारा क्या है, व्हाइट ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में हमारा पेयर रहता है। हाईली बिटर टेस्ट है, स्लाइन टेस्ट है इसका। ओके, हमारा कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय आयोडीन एंड मिक्सिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और आयोडीन I2 की हेल्प से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और I2 की हेल्प से हम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम लोग इसकी हेल्प से किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा, बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यहां से हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिमूव आउट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। It is one of the most effective and safe medicine required in the health system and in the list of the World Health Organization of the essential medicine। Essential drug क्या होती है हमारी, ऐसी ड्रग जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के हिसाब से दी जाती है, फार्माकोपे के अंदर बताया था। ठीक है, हमारी WHO ने भी इसको रिकमेंड किया है। प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो हमारे लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन की बात की जाए, इन द लेबोरेटरी प्रिपेयर बाय ट्रीटिंग आयोडीन विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हॉट सॉल्यूशन के साथ में आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, बेसिकली हमारा पोटेशियम आयोडाइड हमारा फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे देखो यही रिएक्शन मैंने ऊपर लिख के बताई थी, बट यहाँ पे क्या है, लेबोरेटरी मेथड में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हायर अमाउंट हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या था, हम लोग सिंपल मेथड ऑफ प्रिपरेशन अप्लाई किया था। यहां से हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड हमारा बेसिकली, और हमारा क्या है मेन कंपाउंड हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। आगे मूव ऑन करते हैं। इसके लिए अब हमारा देखो KiO3 हमारा पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, कार्बन के साथ में अगर जो सिंगल मोइटी के साथ में रिएक्शन करेगा, वो हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल में, ये हमारा क्या था, लेबोरेटरी मेथड था बेटा। ये हमारा क्या था, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। अब इंडस्ट्रीज में हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम लोग फेरस की रिएक्शन Fe यानी कि हमारी क्या है, आयरन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराएंगे, हमारे फेरस आयन की रिएक्शन हम लोग किसके साथ में कराएंगे, Fe मतलब क्या है, आयरन है, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने आयोडीन के साथ में कराई, जहां से हमारा क्या है FeI2 फॉर्म हुआ और FeI3 हमारा फॉर्म हुआ। क्या बना बेटा हमारा FeI2 2FeI2 प्लस 2FeI3 हमारा यहां से फॉर्म हुआ है। ठीक है, 2FeI2 2FeI3 हमारा ऐसे फॉर्म हुआ। ओके, इसके बाद हमारा देखो 2FeI2 2FeI3 हमारा पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या पोटेशियम आयोडाइड हमारा फॉर्म होगा। दिस इज अवर क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है हमारा किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। प्रॉपर्टीज की बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड का हमारा Ki, मोलिकुलर वेट 166.0028 ग्राम पर मोल। इसका सिग्निफिकेंस फिगर लिख करके बताओ जल्दी से। डेंसिटी रहेगी 3.12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट 1330 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 681 डिग्री सेल्सियस। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या रहेगी, हमारा पोटेशियम आयोडाइड हमारा किसके साथ में, Cl2 के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या फॉर्म होगा, I2 हट जाएगा और उसके प्लेस पे Cl आ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड हमारा फॉर्म हो जाएगा। ओके, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी आपकी, एक मिनट, हाँ यही आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है खाली। इसके बाद में स्टोरेज कंडीशन, कूल और ड्राई प्लेस पे हम इसको स्टोर करके रखते हैं। डू नॉट स्टोर इन डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट के कांटेक्ट में हम इसको स्टोर करके नहीं रखते हैं, यानी कि अंबर ग्लास बोतल के अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर। इनकम्पेटिबिलिटीज किसके साथ में शो करेगा, बेसिकली मेटल साल्ट के साथ में, मेटल्स के साथ में, ओजोन हमारे इन सब के साथ में क्या करेगा, इनकम्पेटिबिलिटीज कोज करता है। यूजेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हमारे क्या रहेगा, ह्यूमन डाइट के अंदर हम लोग क्या है, आयोडीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया सुना है ना, आयोडीन की वैल्यू, अरे आयोडीन सुना है ना, नमक के, टाटा नमक के अंदर आयोडीन रहता है, तो वो क्या है, उसकी फुलफिलनेस करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे क्या है, न्यूट्रिनल सप्लीमेंट हमारे जो रहते हैं उनके अंदर ये बेसिकली रहता है। हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे आयोडीन का इसका यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, ये सब क्या है, यूजेस है हमारे। हार्मोनल बैलेंस के लिए हमारा इसको यूज किया जाता है, किसका, हमारा पोटेशियम आयोडाइड का हमारा ये यूजेस है। इसके बाद में बात आ जाती है हमारी एमेटिक्स की। एमेटिक्स क्या आता है, हमारी ऐसी ड्रग होती है जो बेसिकली क्या है, वोमिटिंग कोज कराने के लिए हम लोग दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं, वोमिटिंग कोज कराने के लिए हम लोग एमेटिक्स का यूज कर रहे हैं। 7, वेरी गुड बेटा, जिसका आंसर 7 है उसका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में इमेटिक्स आ जाती है। इमेटिक्स क्या होता है, हमारी ऐसी ड्रग जो बेसिकली वोमिटिंग कोज कराने के लिए हम लोग दे रहे हैं। वोमिटिंग कोज कराने के लिए क्यों दे रहे हैं, जैसे पॉइजन की कंडीशन में क्या रहता है कि वोमिटिंग के थ्रू क्या है, मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है ना, इंस्टेंटली बाहर आ जाता है। अदरवाइज अगर जो पॉइजन बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, हाहाकार मचाएगा। हाहाकार मचाएगा कैसे बेटा, मतलब कि क्या कर देगा, बॉडी के अंदर एंटर करके हमारा क्या कर देगा, ऑर्गन को डिसफंक्शनिंग कर देगा, उसके जो फंक्शन है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, जंग लगाने का काम करेगा। इमेटिक्स क्या करते हैं, हमारे CTZ कीमो रिसेप्टर टिकागेंट जोन को एक्टिवेट कर देते हैं। बेसिकली इमेटिक का काम क्या है, खाली वोमिटिंग को कोज कराना है। ठीक है, देखिए हमारा इमेटिक एजेंट आज अ क्लास ऑफ मेडिसिन्स यूज्ड टू इंक्लूड नोजिया एंड वोमिटिंग फॉर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यही बात मैंने आप लोगों को बोली। ठीक है बेटा, बेसिकली हमारे यहाँ पे देखो जो हमारा होम्योपैथी ड्रग जो हमारी रहती है फार्मास्यूटिकल के अंदर, वो क्या है, हमारी इपेकल सिरप। हमारा क्या है, इस सिरप को मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखा दूंगा, अभी आगे आप लोगों के लिए डायग्राम आएगा। अब जो इमेटिक रहता है हमारा दो तरीके से, बेसिकली इमेटिक एजेंट वर्क इन द फॉलोइंग 2 वेज। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
क्या क्या करेगा, डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसके अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर। कैसे बेटा, देखो, दे में एक्ट डायरेक्टली ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू अ लोकल इरिटेंट इफेक्ट ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे डायरेक्टली इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कौन, अपना एमेटिक। दूसरा क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर। क्या कर रहा है, ब्रेन के ऊपर इनडायरेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे भाई, देखो, दे इनडायरेक्ट स्टिमुलेट दी कीमो रिसेप्टर टिगरेंट जोन। देखो, हमारे स्टमक के ऊपर, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर डायरेक्टली लोकल इरिटेशन कोज कर रहा है, जिसकी वजह से वोमिटिंग कोज हो रही है। यहां से क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के थ्रू हमारे क्या हो रही है, इरिटेशन कोज होकर के हमारी क्या वोमिटिंग हो रही है। बट मेन जो हमारा क्या है, सीटीजेड रहता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ब्रेन डायरेक्टली क्या होता है, सीटीजेड को एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या रहता है, बेसिकली हमारी वोमिटिंग कोज होती है, एक्शन ऑन दी वोमिटिंग सेंटर टू दी इन दी ब्रेन। मेनली जो हमारा क्या रहेगा, जो डायरेक्ट है, क्या है, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे क्या इरिटेशन कोज हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से कहीं ना कहीं सिग्नल जाकर के ब्रेन को मिल रहा है, वो भी सीटीजेड को एक्टिवेट करके तब वर्क फंक्शन कर रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो स्टमक के पास जाकर के अब सीधा किसके पास गया, जैसे तैसे करके ब्रेन के पास गया और उसके थ्रू बोल रहा है सीटीजेड को एक्टिवेट करो। यूजेस क्या क्या रहते हैं, इमेटिक्स सच एज सिरप ऑफ Epicas have been used in the emergency cases of the poison caused the including forceful emitting of the stomach। वही चीज है, देखो ये रहा आपका जो मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। ये हमारा क्या है, इमेटिक के तौर पे, देखो ये हमारा पॉइजन के केस में ही हम इसको मेनली हमारा यूज करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ इमेटिक क्या है, इमेटिक का साइड इफेक्ट ये है सबसे ज्यादा, तो साइड इफेक्ट क्या है कि प्रोलोंग एक्शन ना देखने को मिल जाए, कि एक बार वोमिटिंग के लिए लिया था ठीक है, पर अब बार बार वोमिटिंग हो ही जा रही है। बेटा कल आपकी फार्मास्यूटिक्स की क्लास होनी है, और 13 तारीख को मैं सोच रहा हूं कि बच्चों को ना पढ़ा जाए, एचएपी की क्लास हो, और क्योंकि 14 तारीख को आरजीबी वाले बच्चों का पेपर है, ठीक है। एमेटिक एजेंट कैन बी अनसेफ व्हेन यूज इन लॉन्ग टर्म एंड लार्ज अमाउंट। अगर जो ज्यादा लार्ज अमाउंट में यूज कर लिया जाए, एक बड़े अमाउंट में यूज कर लिया जाए और लंबे समय तक यूज कर लिया जाए, तो हमारा इमेटिक क्या करता है बेटा, बेसिकली इमेटिक क्या करेगा, लंबे समय तक अगर जो यूज कर लिया जाए तो क्या करता है, अनसेफ है। कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूड हमारा क्या रहेगा, जैसे प्रोलोंग वोमिटिंग होना, है ना, डिले ऑफ द अदर थेरेपी, भाई वोमिटिंग हो रही है, अदर थेरेपी ऑब्वियसली डिले हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, डाइजीनेस, है ना, चक्कर से आना आप लोगों को, स्टमक इरिटेशन, इस पेट में गुड़ सी होना, ये सारी कंडीशन क्या रहेगी, क्या है, साइड इफेक्ट एमेटिक के। एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4 हमारा रहेगा कॉपर सल्फेट, जो कि हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एमेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, इट कैन बी नोटेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 एंड hydrous CuSO4 वेरी कंसिडरेबल एंड हैव बीन हाइलाइटेड सेपरेटली। हमारे अलग अलग, हमारे देखो ऊपर हमारी क्या है, एनहाइड्रस की है, हमारी हाइड्रस फॉर्म की रहेगी, दोनों तरीके की। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैल्शियम ग्लूकोनेट के अंदर पढ़ा था, हमारे एनहाइड्रस फॉर्म का था कितना था, 430.48 ग्राम पर मोल था, क्या था उसका मोलिकुलर वेट, और हमारी हाइड्रस फॉर्म का कितना था, 448.48 ग्राम पर मोल था। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, मोलिकुलर मास ऑफ द एनहाइड्रस पेंटाहाइड्रा फॉर्म ऑफ द कॉपर सल्फेट कितना रहता है, इतना रहता है। और अगर जो हाइड्रस फॉर्म की बात की जाए तो मोलिकुलर वेट कितना रहेगा, इतना रहेगा। उसके बाद में हाइड्रस कॉपर सल्फेट ग्रे व्हाइट कलर का रहेगा। वही हमारा जो पेंटाहाइड्रस फॉस्फेट जो हमारा कॉपर सल्फेट रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, ब्लू कलर का रहेगा। दोनों तरीके की प्रॉपर्टी लिखी है। अगर जो हम लोग एनहाइड्रस फॉर्म की बात करें, उसका जो बेसिकली 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा जो डेंसिटी रहेगी, और जो हमारी हाइड्रस फॉर्म रहेगी उसका कितना रहेगा, 2.286 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। वही अब जो हमारे हाइड्रेटेड और अनहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, दोनों को दोनों क्या होता है, डीकंपोज होता है किसका, जब हम उसको हीट करते हैं, हैंस डू नॉट है एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इस वजह से क्या इनका कोई भी एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या रहता है, हमारा ऑर्थो होम्बोइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहते हैं। वही जो हमारे क्या है हाइड्रस कॉपर सल्फेट रहेगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, ट्राई क्लिनिक स्ट्रक्चर इसकी रहेगी। रिएक्शन की बात करी जाए तो हमारे देखो जो हमारी रिएक्शन रहेगी यहाँ पे क्या रहेगी,
हेलो हेलो। अरे नहीं रुका, वीडियो नहीं रुका, कुछ नहीं रुका है। आ जाओ, चलो जल्दी से आ जाओ। लाइट चली गई। चलिए आ जाइए, जी जी जी, कोई इशू नहीं है, थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो भाई, इमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन, कॉपर सल्फेट के हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, राइट बेटा। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन के बारे में रिएक्शन देख रहे थे कॉपर सल्फेट की। CuSO4 बेसिकली हम लोगों ने क्या देख लिया था इसके अंदर, CuSO4 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। डायरेक्ट एक्टिंग ब्रेन, इमेटिक्स, CuSO4 हमारा, सेफ स्टोरेज कंडीशन, हाँ प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। CuSO4 की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे भाई, है ना। प्रॉपर्टीज हम लोग सारी की सारी देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्या है, अपनी रिएक्शन के बारे में बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा Fe हमारा CuSO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, जहां से हमारा क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और Cu हमारा यहां से रिमूव आउट हो जाएगा, राइट। कंडीशन फॉर सेफ स्टोरेज हमारा क्या रहेगा, इसको हम कूल और ड्राई एरिया में स्टोर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते रखते हैं बेटा, किससे, मॉइस्चर से। इसी वजह से हम लोग क्या इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखेंगे। इनकम्पेटिबिलिटीज किसके साथ में शो करेगा बेसिकली, देखो हमारा एसिटाइलिन गैस के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, हमारा बीटा नेफ्थोल के साथ में, बेसिकली प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के साथ में, इन सब के साथ में क्या करता है, इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है कौन, हमारा कॉपर सल्फेट। ओके, इसके बाद में यूजेस ऑफ कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो हमारा देखो कॉपर सल्फेट हमारा हाइड्रस और एनहाइड्रस फॉर्म दोनों की बात की जाएगी। देखो हमारा पहला यूज क्या है, पेंटाहाइड्रेटेड ऑफ दिस कंपाउंड हमारा CuSO4 into 5H2O। देखो पेंटाहाइड्रेटेड क्यों बोला गया है बेटा, क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट हमारा क्या रहता है, बेसिकली यूज किया जाता है किसके साथ में, एज एन फंगेसाइड के तौर पे, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू किल सिविरियल फंगाई। हम लोग क्या इसको एज एन फंगेसाइड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को, वो भी पेंटाहाइड्रेटेड, यानी कि जो इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है कॉपर सल्फेट की, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज एन अवर फंगेसाइड पे, क्योंकि हमारी अलग अलग फंगाई को भी क्या है, इनिबिट करने का, किल करने का काम कौन करता है, हमारा बेसिकली हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। दूसरा यूज आता है हमारा कॉपर सल्फेट इज यूज इन बेंडाइट सॉल्यूशन एंड इन फेलिंग सॉल्यूशन विच इज यूज्ड इन टेस्टिंग फॉर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर हमारा फेलिंग सॉल्यूशन, आप रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वहां पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट ब्लड सैंपल फॉर डिसीज लाइक अनेमिया। अनेमिया के डिसीज को चेक करने के लिए टेस्ट सैंपल के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट इज मिक्सचर विद KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म एन ऑक्सीडेंट व्हिच कैन बी यूज इन द कन्वर्जन ऑफ, बेसिकली क्या रहता है, देखो हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट किसके साथ में, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में भी यूज होता है, ताकि हम लोग इनको क्या है, एज एन ऑक्सीडेंट के तौर पे यूज कर सके। डाइफिक्सेट पैसिव ऑफ वेजिटेबल डाइंग, हमारा क्या डाइफिक्सेट के तौर पे हमारा यूज करते हैं, हमारी वेजिटेबल डाइंग के वेजिटेबल क्या है, वहां पे हम लोग वो करते हैं ना, स्टोरेज कंडीशन में हमारे अलग अलग केमिकल यूज करते हैं, बड़े बड़े गोदामों में जो स्टोरेज कंडीशन में केमिकल्स यूज होते हैं, वहां पे कॉपर सल्फेट का हमारा यूज होता है, ठीक है। ये हमारे क्या जाएंगे बेटा, फिर उसके बाद में अगला केमिकल आता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। हमारा इमेटिक्स के अंदर ये अगला केमिकल क्या आता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, हमारा क्या रहेगा, NaKCHO into 4HO, ठीक है। हमारा क्या जाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब इसको कैसे याद रखोगे, सोडियम पोटेशियम NaKCHO, ऐसे इस तरीके से इसको याद रखना, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं, देखो NaKC, एक मिनट कहां गया हमारा, देखो यहां पर क्या है आप लोगों का, अगर जो आप इसको देखोगे तो CHO4HO है आपका, यहां पे क्या है C4H4O6KNA, दिस इज द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अवर किसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, ठीक है। क्या है हमारा
C4H4O6KNa into 4H2O. This is the molecular formula of our सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कैसे देखेंगे, 500 ग्राम हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, उसके बाद हम लोग 200 ग्राम पोटेशियम बाई टार्ट्रेट लेंगे, पैराक्सिन कंटेनर रहेंगे हमारा, 500 ml का पैराक्सिन मेजरमेंट कप लेंगे, हमारा मेजरमेंट स्पून लेंगे 2 ml, और हमारा कॉपर फिल्टर लेंगे, कॉफी फिल्टर लेंगे सॉरी, उसके बाद में जार लेंगे विद लेड, ओवन लेंगे अपना, स्पून टू स्टील, हमारा फिल्टर पेपर लेंगे, वाटर लेंगे, और हमारा क्या लेंगे, ये सब हमारे क्या है, इंग्रेडिएंट है और केमिकल्स है, यानी कि हमारे कौन कौन से अपरेटस यूज करेंगे और कौन कौन से केमिकल लेंगे हम लोग, हमारे क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को फॉर्म करने में। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या है, बार बार अपना क्या करते हैं, उसको ओवन के अंदर हीट करते हैं। देखो 3 बार हम लोग उसको हीट करेंगे बेटा पहले स्टेप में। देखो क्या कर रहे हैं, हमारा हम लोग प्लेस करेंगे उसको ओवन में 1 घंटे के लिए 65 डिग्री सेल्सियस पे, फिर दोबारा से क्या करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस पे दोबारा से 1 घंटे के लिए उसको हीट करने के लिए रखेंगे, फिर तीसरी बार 175 डिग्री सेल्सियस पे से 230 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रख के उसको दोबारा से हीट करेंगे। 3 स्टेप में हमारा क्या होगा, हीट होगा ओवन में हमारा ये, और उसके बाद में हमारा क्या है, 3 ही स्टेप में हमारी ये रिएक्शन होगी। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हमारा ये रहा, ठीक है। कंप्लीट इन प्रोसीजर को आप लोग रीड ऑन कर लेना। बात आ जाती है उसके बाद में हमारी हेमेटेनिक्स की। हेमेटेनिक्स क्या रहता है, हेमेटेनिक्स बेसिकली हमारा क्या रहता है, ऐसे एजेंट जो कि हमारे ब्लड की डिसीज को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे अनीमिया हो गया है ना, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया हो गया, रेड आरबीसी का साइज ब्रॉड हो गया यानी कि इंक्रीज हो गया, आरबीसी का साइज नैरो हो गया छोटा हो गया, हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज हो गया, हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो गया। इन सब कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, हमारे बेसिकली हमारे किसका यूज करते हैं, बेसिकली हमारे हेमेटेनिक्स का यूज करते हैं। फेरस सल्फेट इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग फेरस सल्फेट के बारे में पढ़ लेना। पॉइजन एंड एंटीडोट की बात आ जाती है। पॉइजन एंड एंटीडोट क्या होता है बेटा, ये हमारे ऐसे केमिकल्स हैं कि जैसे पॉइजन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाकर के डिसफंक्शनिंग कर देगा ऑर्गन्स का, इन सारी चीजों का। वही जो हमारे एंटीडोट रहेंगे वो क्या करेंगे, उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हमारे क्या रहते हैं, वो एंटीडोट का हमारा यूज होता है, ठीक है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2013 में जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग 3.3 मिलियन केस आए थे 2013 में। एक साल के अंदर 2013 में क्या 3.3 मिलियन केसेस आए थे, जिसमें से 98,000 लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। क्या हुई थी, 98,000 लोगों की। और यही डेथ रेट 1990 में देखा जाए, ये तो 2013 का, 1990 में देखा जाए तो 1,20,000 लोगों की डेथ हुई थी। किसकी वजह से, पॉइजन की वजह से। एक साल के अंदर इतने लोग पॉइजन खा करके या फिर सडनली या फिर जानबूझ करके खा करके बेसिकली मर जाते हैं। टाइप ऑफ पॉइजनिंग हमारे अलग अलग टाइप रहते हैं पॉइजनिंग के, जैसे हमारे एक्यूट पॉइजनिंग रहेगा, क्रोनिक पॉइजनिंग रहेगा। एक्यूट पॉइजनिंग यानी कि फर्स्ट स्टेज क्रोनिक पॉइजनिंग, जिसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। एंटीडोट की बात आ जाएगी। एंटीडोट के अंदर हमारी 3 क्लास रहती है बेटा, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, और तीसरे नंबर पे हमारा रहेगा मैकेनिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या रहता है, देखो हमारे ऐसे एंटीडोट इट एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट अपोजिट टू दैट प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन व्हिच मींस कंट्रैक्शन द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन फिजियोलॉजिकली। यानी कि फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या करेंगे, जो हमारे पॉइजन फिजियोलॉजिकली जो वर्क फंक्शन करने वाले हैं उनके अगेंस्ट में वर्क फंक्शन करेंगे। ओके, इसके बाद में हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है यहाँ पे क्या एग्जांपल, जैसे हमारा क्या सोडियम नाइट्रेट इज यूज्ड टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हमारा किसको यूज किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट को यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट क्या करता है, साइनाइड पॉइजनिंग जो फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेगा बॉडी को खराब करने के लिए, उसके अगेंस्ट में वर्क फंक्शन करेंगे कौन, हमारे सोडियम नाइट्राइट। केमिकल एंटीडोट जो केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंजेस हमारा पॉइजन, जिस केमिकल नेचर का हमारा पॉइजन है उन नेचर के अगेंस्ट में उनको इनहिबिट करने का काम कौन करेंगे, हमारे केमिकल एंटीडोट करेंगे। देखिए, इट एक्ट बाय कंबाइनिंग विद द पॉइजन एंड दस चेंजेस द केमिकल नेचर सच दैट द पॉइजन कैन नॉट एक्ट एनीमोर। क्या करते हैं ये, उसके अगेंस्ट में कैसे वर्क फंक्शन कर रहे हैं, पॉइजन के साथ में ही बाइंड अप हो गए, और बाइंड होने के बाद में उनको आगे कुछ वर्क फंक्शन करने नहीं दे रहे। तो उसका ये कौन सा एंटीडोट है, हमारे केमिकल एंटीडोट है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, हमारा सोडियम थायोसल्फेट यूज इन द साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में सोडियम थायोसल्फेट हमारा क्या रहता है,
उसके साथ बाइंड अप करके उसे आगे केमिकल रिएक्शन शो ही नहीं करने देता। थर्ड नंबर पर आ जाएगा मैकेनिकल एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट में क्या रहेगा हमारा कि जो मैकेनिज्म है हमारे पर्टिकुलर पॉइजन का, उसके मैकेनिज्म को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा, उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। इसके लिए एग्जांपल है हमारा क्या, एक्टिवेटेड चारकोल। देखिए, इट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी और स्प्लीनिंग आउट द पॉइजन बाय द एलिमिनेशन थ्रू द यूरिन, और क्या है हमारा एमेसिस, क्या है वोमिटिंग के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा, उसको बाइंड अप करके एब्जॉर्ब करके रिमूव आउट कर देगा। एग्जांपल क्या है इसका, एक्टिवेटेड चारकोल है बेटा। ठीक है, ये हमारे पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग इसको रीड ऑन कर सकते हो। सोडियम थायोसल्फेट लिखा है, उसके बाद हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है, सोडियम नाइट्रेट है, तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। बात आ जाती है हमारी एस्ट्रिंजेंट की। एस्ट्रिंजेंट क्या रहते हैं, हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं एस्ट्रिंजेंट जो बेसिकली क्या करेंगे, जो एस्ट्रिंजेंट क्या रहते हैं बेटा, हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं हमारे, जैसे आपको हमारे प्रोटीन क्लोटिंग के लिए हमारे एस्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, प्रोटीन क्लोटिंग के लिए। जैसे आप हम लोग बाहर से जैसे कोई कट लग जाए, आप लोग बीटाडीन लोशन का अप्लाई करते हो, है ना, तो वो क्या करता है वहां पे क्लोट यानी कि खुरंट जमाने का काम करता है ना, तो वो क्या है हमारे एस्ट्रिंजेंट ही होते हैं। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट इतना इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, आप लोग एग्जाम में इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में बेटा हमारी आ जाती है फिफ्थ यूनिट, रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर आपको तीन टर्म के बारे में पढ़ना है, हाफ लाइफ के बारे में, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में, और रेडियो फार्मास्यूटिकल और रेडियो आइसोटोप के बारे में। अब बात आ जाती है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है। बात आ जाती है बेटा बस 15 मिनट और दे दो, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर देखो आपको पढ़ना क्या क्या है। रेडियो एक्टिव के बारे में, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इनको स्किप कर देना, छोड़ देना, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, इतना पोर्शन कवर करो खाली। बात आ जाती है सबसे पहले हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं। देखो बेटा, रेडियो फार्मास्यूटिकल हमारे वो साइंस है या फिर वो टेक्निक है साइंस की जिसमें हम लोग रेडिएशन की हेल्प से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अपनी बना रहे हो। यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल को दो वर्ड में तोड़ो, रेडियो और फार्मास्यूटिकल। यानी कि रेडिएशन की हेल्प से हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं या फिर किसी भी डिसीज का डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दैट वाज कॉल्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियो फार्मास्यूटिकल कहलाता है। देखो डेफिनेशन पढ़ो, रेडियो फार्मास्यूटिकल आर दिस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और रेडियो एक्टिव ड्रग फॉर डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक यूज। हम लोग क्या करें, जिसकी वजह से डायग्नोस कर रहे हैं और थेरेप्यूटिक यूज के लिए जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिक थेरेपी के लिए हम लोग जिसको यूज कर रहे हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर मेडिसिन फॉर्मुलेशन कंटेनिंग रेडियो आइसोटोप विच आर सेफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन एंड डायग्नोसिस और फॉर थेरेप्यूटिक फॉर थेरेपी। हम लोग क्या करते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रेडिएशन की हेल्प से हम ऐसी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाएं जो ह्यूमन बीइंग के लिए सेफली यूज कर सके, उसको इनटेक कर सके, और जो डायग्नोसिस के लिए थेरेप्यूटिक यूज के लिए ली जा रही हो, वो हमारे क्या होते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल होते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल के अंदर हमें दो टर्म के बारे में पढ़ना है, रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटोप के बारे में। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो दो ही वर्ड में तोड़ा गया हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल को, रेडिएशन जिसमें से हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलती है, फार्मास्यूटिकल जो हमारी मेडिसिन और प्रोडक्ट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव हमारे क्या है, फार्मास्यूटिकल मतलब तो फार्मास्यूटिकल रहती है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या रहता है, द प्रोसेस बाय विच सर्टेन एलिमेंट एमिट पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या है कि रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या रहता है कि हमारे बेसिकली जहां से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे रिमूव आउट हो रहे हो, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन हमारा निकल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब एनी एलिमेंट दैट एमिट एनी ऑफ दीज फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या रहता है कि इनमें से किसी भी रेडिएशन के साथ में कोई पार्टिकल एमिट कर रहा हो, वो रेडियो एक्टिव, और जहां से ये जहां से पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, वो क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, या सोनो जल्दी बोलो। उसके बाद हमारा देखो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हमारा देखो क्यों रहते हैं हमारी यूनिट किसकी, रेडियो एक्टिविटी की, जिसको हम CI या फिर कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ये कंप्लीट यूनिट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर।
ग्रे के बारे में, सिल्वर्ट के बारे में 6 की 6 यूनिट आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप लोग इसको बस जस्ट रीड ऑन कर लीजिएगा। इसके बारे में बात आ जाती है हमारी क्या, रेडियो एक्टिव रेज के बारे में। रेडियो एक्टिव रेज क्या होती है बेटा, हमारी ऐसी रेज, हमें पता है हर एक चीज दुनिया में किससे बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। और एटम के अंदर हमारा क्या रहता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कंटेन कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहे हैं। जब हमारा ये एटम जो है ये क्या हो, अनस्टेबल फॉर्म में और किसी और अदर सब्सटेंस के पास में जाए कि मुझे स्टेबल कर दो, डेट कंडीशन, वहां पे क्या होता है, हमारे रेडिएशन हमारे क्या है, एमिट होते हैं, वहां पे क्या हमारी रेज निकलती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से हमारी कुछ रेज निकलती है, जो कि हमारी क्या रहती है, हमारी रेज क्या रहती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के फॉर्म में हमारी वो रेज निकलती है। देखिए हमारा क्या होगा, जो हमारा जब ये न्यूक्लियस हमारा क्या अनस्टेबल फॉर्म में और मोर स्टेबल एटम के पास में जाए तो वहां से हमारा क्या होगा, 3 रेज हमारी निकलेंगी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अब अल्फा रेज क्या होती है, ये दूसरी तरीके से उसी की डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, आप लोग इसको देख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या रहते हैं, हमारे ऐसे पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करें, और बेसिकली जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकल रहे हैं, जब हमारे अल्फा पार्टिकल, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स रहेंगे बेटा, जब वो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलेंगे, जब वो नेगेटिव, क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो शिफ्ट होंगे किस तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ बैंड होंगे। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा ये अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे लो रहती है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर क्या रहती है बेटा, सबसे लो पेनिट्रेशन पावर रहती है किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स का साइज क्या रहता है, बहुत ज्यादा हायर रहता है, और हैवी पार्टिकल्स है हमारे ये, डेट्स वाई क्या रहते हैं, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, अपने चार्ज की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। आप लोग देखोगे सबसे पहले आपको, अगर जो आप किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अल्फा पार्टिकल बैंड हुए दिखेंगे, फिर बीटा, और देन गामा तो सीधे ही निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, यही सारी चीजें अल्फा पार्टिकल के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद में हमारी अल्फा पार्टिकल के बाद में बात आ जाती है बीटा पार्टिकल की। बीटा पार्टिकल क्या रहते हैं, बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम ज्यादा होती है। ठीक है, और जो हमारे क्या है, बेसिकली जो हमारे बीटा पार्टिकल है वो अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में 8000 टाइम स्मॉलर रहते हैं। ठीक है, अगर जो अल्फा पार्टिकल इतना बड़ा है तो बीटा पार्टिकल 8000 गुना छोटा रहेगा। ठीक है, 8000 गुना छोटा रहेगा किससे, अल्फा पार्टिकल से। दैट्स वाई जो पेनिट्रेशन पावर है बीटा पार्टिकल्स की वो अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा होती है बेटा। ठीक है, तो सिंगल शीट ऑफ पेपर को बीटा पार्टिकल पार कर जाते हैं, बट आगे जो प्लास्टिक की शीट है उस पे जाकर के क्या उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते। ठीक है जी, उसके बाद में देखो ये लिखा है पेनिट्रेशन पावर क्या है, 100 टाइम ज्यादा है किससे, अल्फा पार्टिकल से, किसकी, बीटा पार्टिकल्स की। आगे बात आ जाती है गामा पार्टिकल्स की। गामा पार्टिकल्स की जो गामा पार्टिकल मूव करते हैं लाइक लाइट वेव, शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पे हमारे गामा पार्टिकल्स मूव करते हैं। गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, और जिनका साइज रहता है, जो स्पीड रहती है इनकी, वो कितनी रहती है, लाइट की स्पीड के इक्वल रहती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी ये क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, कौन, हमारे गामा पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, ये देखो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के आपके सामने स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और जो हमारे गामा पार्टिकल्स रहते हैं ये बेसिकली बीटा पार्टिकल्स से भी 100 टाइम ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखते हैं। तो देखा जाए तो गामा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है किससे, अल्फा पार्टिकल से। ओके, देखो इस तरीके से, देखो अल्फा पार्टिकल सिंगल शीट ऑफ पेपर को भी नहीं क्रॉस कर पाए, बीटा पार्टिकल प्लास्टिक की शीट पे जाकर रुक गए, और गामा पार्टिकल प्लास्टिक की शीट को भी क्लोज करके कहां चले गए, एल्यूमिनियम की शीट तक पहुंच गए। ओके बेटा, ये 3 स्ट्रक्चर आप लोग इस प्रकार से, आप लोगों को जो भी स्ट्रक्चर अच्छे लगे, देखिए हमारी किस तरफ कौन सी पार्टिकल बैंड हो रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या है, न्यूक्लियस हमारा हीलियम रहेगा, 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूक्लियस हमारे रहते हैं। बीटा पार्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, और गामा पार्टिकल में बात की जाए तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहती है, सीधा वेव लाइक स्ट्रक्चर रहती है, सीधा चली जाती है।
ठीक है, देखो चार्ज क्या रहेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज रहता है इनके पास में, एक नेगेटिव चार्ज रहता है, बीटा पार्टिकल के पास में गामा पार्टिकल न्यूट्रल रहते हैं, दैट्स व्हाई वो सीधे निकल जाते हैं। मास क्या रहता है, रिलेटिवली लार्ज रहता है, वेरी स्मॉल और नो मास, कोई भी मास नहीं रहता। स्पीड क्या रहती है, स्लो रहती है, इनकी फास्ट रहती है, उनकी किसके जैसी रहती है, स्पीड ऑफ लाइट के जैसी। अगर जो आयोनाइजेशन इफेक्ट की बात करें तो इनका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इनका वीक है, और इनका आयोनाइजेशन पावर क्या है, वेरी वीक है बेटा। ठीक है, बात समझ में आई। बात आगे आ जाते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव रेज के बारे में। ये हम लोगों ने देख ही लिया, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। रेडियो एक्टिव डीके लो हमारा क्या रहता है बेसिकली, कि हमारा क्या है, जो हमारा यहाँ पे आइसोटोप्स वाला कि डीके हमारी कितनी जो रेज है हमारी वो क्या हो रही है, खराब हो जा रही है ड्यू टू इमिशन ऑफ एनी अदर पार्टिकल्स। ठीक है, देखो रेडियो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब क्या रहता है, सेम हमारा क्या रहेगा, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा। आइसोटोप का मतलब क्या रहता है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। और आइसोबार का मतलब क्या रहता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो कार्बन है 12, मास कितना है 12 है, कार्बन का ही 13 है, यहाँ पर कार्बन का ही 14 है। तो ये क्या होता है बेटा, हमारा क्या है, आइसोटोप्स होता है। रेडियो आइसोटोप में बस हमारा रेडिएशन की बात आ जाएगी, रेडिएशन इंक्लूड हो जाएगा किसके अंदर, हमारे रेडियो आइसोटोप्स के अंदर। इसके बाद में रेडियो आइसोटोप के बाद में हमारी टर्म आ जाती है क्या, हमारी ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रेडियो आइसोटोप के, शुड बी हाई एनर्जी फोटोन हमारा रहना चाहिए, शुड बी डीके विदाउट पार्टिकल इमिशन। उसके बाद हमारी आगे टर्म आ जाएगी, ये सब हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक है और इसके एप्लीकेशंस है। इसके बाद हमारी टर्म आ जाती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, कि किसी भी प्रोडक्ट का जीने की स्थिति, यानी कि जब वो आधी जिंदगी अपनी जी ले, उसका मतलब क्या रहता है, हाफ लाइफ। हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हाफ लाइफ क्यों चेक करते हैं, हमारा प्रोडक्ट 50% कितने टाइम में डिकम्पोज हो रहा है, खराब हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, उसका हाफ लाइफ होती है। उसका हम लोग डबल कर देते तो उसकी क्या निकल जाती है वहां से, फिर वो सेल्फ लाइफ निकल जाती है, जो कि आप लोग एक्सपायरी डेट के तौर पे पढ़ते हो। हाफ लाइफ को हम लोग डिनोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टी हाफ, और टी हाफ इक्वल्स टू में रहता है हमारा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा। ये हमारा क्या रहता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। लैम्बडा का मतलब क्या है, डीके कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर यूनिट टाइम, हमारा क्या है, डिकेइंग इन यूनिट टाइम, आइसोटोप डिकेइंग इन पर यूनिट टाइम हमारा क्या है, लैम्बडा है। अब मुझे यहां पर कौन बच्चा बताएगा इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा, (0.69 अपॉन लैम्बडा, वेरी गुड। इसका सिग्निफिकेंस फिगर कौन बताएगा, वेरी गुड बेटा 3, वेरी गुड। ठीक है, इतनी टर्म पढ़ लेना बहुत है, मैं बोलता हूं कि हद से ज्यादा ही है, इतनी चीजें जितने मैंने आज पढ़ाई ना आप आज लोगों को, इतनी पढ़ लेना बहुत।